पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आता है 100%, और किसी पेपर में 2 क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं सर, बट मिनिमम एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे वेटेज वाइज क्या पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पहले समझेंगे, जो कि उसके बेसिक्स में आती है, ठीक है, उसके बेसिक्स में आती है। हम सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जंप करेंगे, क्योंकि वही हमको पढ़ना है और वही हमारे काम का है सर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले एक बहुत दिग्गज व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है मेंडलीव्स। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा बचपन में, 10 में पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा, दोनों ही जगह अपन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो मेंडलीव क्या क्या करते थे, अपने दीवार में एक एक पेपर में खीला ठोक के सब एलिमेंट्स की स्टडी किया करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक सबसे लॉजिकल एंड सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन किया था पीरियोडिक टेबल का, जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। बट उनके साथ एक दिक्कत हो गई थी कि सर उन्होंने जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, उन्होंने बोल दिया था कि दे आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एटॉमिक मास बोलने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि प्रॉपर्टीज एक्चुअली एटॉमिक मास के तरीके से वेरी नहीं करती है। इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया मोजले ने, है ना। मोजले ने क्या किया? मोजले ने एक्सरेज की स्टडी की विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ग्राफ बनाया ऐसा, है ना, यह है रूट न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो ये स्ट्रेट लाइन आई विद रिस्पेक्ट टू जब मैं एटॉमिक नंबर यूज कर रहा हूं एज अ फंक्शन। बट इसी की जगह अगर एटॉमिक मास होती मेरे पास, एटॉमिक मास में जिंक के केस में 2 पॉइंट्स ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, है ना। जब ये डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि ये लीनियर फंक्शन तो था नहीं, लीनियर फंक्शन कौन था? एटॉमिक नंबर फंक्शन था। इसलिए इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि हमको एक्सपेरिमेंटली भी देखने को मिला है, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एटॉमिक नंबर का पॉइंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरा? एटॉमिक नंबर का पॉइंट। क्लियर है? तो अब ये तो हमारे मोजले ने तो बना दिया, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी बच्चे को पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो तो सबसे बढ़िया है। बट अगर किसी को लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कर ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आए हुए हैं कि पोजीशन पूछ लिया, कुछ पूछ लिया। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एटलीस्ट मैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक सबको याद करने बोलूंगा। आप डी कर ले, एफ कर ले, तो वो तो सबसे बढ़िया है भाई। वो तो मतलब वो अगर पूरी पीरियोडिक टेबल कर लो तो वो तो सबसे बढ़िया। बट जेईई मेंस एस ब्लॉक पी ब्लॉक ज्यादा पूछता है रदर देन की बाकी ब्लॉक से, ठीक है। तो अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले एस ब्लॉक आप देखें। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है। एस ब्लॉक में सबसे पहला कौन आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम सर, एंड देन फ्रांसियम, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, बेरियम आता है एंड देन लास्ट में रेडियम आता है। बेरिलियम के बाद कौन आता है भाई? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन कौन आता है बताओ? पी ब्लॉक में कौन कौन आता है? पी ब्लॉक में कौन कौन आता है? पी ब्लॉक में आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन सर, है ना। फ्लोरीन एंड देन नियॉन सर। एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बोरॉन के नीचे क्या आएगा? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी सर, है ना। फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बीआई, बिस्मथ सर। ऑक्सीजन, सल्फर, SeTePO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड देन
जेनॉन एंड रेडॉन। एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए मिनिमम। मैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक सबको याद करने को बोलूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हलीना की रब से फरियाद, ये इसका न्यूमोनिक हो जाता है भाई, याद करने का तरीका है। बेटा मांगे कार स्कूटर बापूजी राजी, है ना। बैगन आलू गाजर इन थैला, उसके बाद कहे शिवजी सुनो पार्वती, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई। और ये तो नोबल गैस तो सबको याद ही होता है ना, नोबल गैस के लिए अलग से न्यूमोनिक बनाने की अगर जरूरत पड़ रही है फिर तो पढ़ाई लिखाई तो फिर कहीं और चली गई भाई, ठीक है। ये तो कम से कम हर किसी को याद होना चाहिए कि नोबल गैसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अगर मैं इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं सर, ये पूरी फैमिली S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगी। यानी कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो क्या शो करेगा, 1s1। मेरा जो लिथियम है वो क्या शो करेगा, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, है ना। और जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हमारे हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं सर, ठीक है। तो ये जो मेरा है ये ग्रुप 1 होता है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ये मेरा ग्रुप 18 होता है, ठीक है। ये मेरा ग्रुप 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सब बताओ तो। सेकंड वाले ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर ये 1s1, 2s1, 3s1 है तो इधर क्या होगा, इधर होगा भाई, जल्दी बोलो, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा बताओ। 13 ग्रुप का क्या होगा, P1 होगा, है ना। तो 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1 होगा, है ना। इसका क्या होगा 2p2, इसका क्या होगा 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6 हो जाएगा, एंड 2p6 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है क्या, बताओ, बोलो, बताओ 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 बताइए। बहुत, चलो तो अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में, अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में। इस क्वेश्चन को आप करिए सर, इस क्वेश्चन को आप करिए, आराम से करिए, धीरे धीरे। बताओ भाई, क्या होगा आंसर, क्या होगा जल्दी बताओ। ए बोल रही है जनता, डी बोल रहा है कोई, ए बोल रहा है, डी बोल रहा है, क्या होगा भाई। क्या बात है, फिजिक्स लवर तेरा आंसर सही है भाई। अनुराग दीक्षित तेरा आंसर सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड 4, पीरियड 4 में सर। तो देखो यहां पे हमने अभी देखा था ना, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड है तो आउटर मोस्ट में तो 4 आएगा, पूरा 4 आएगा, है ना। उसके बाद बोल रहा है ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई इन द ग्रुप इज, ई इन द ग्रुप इज। यानी कि पीरियड 4 बोल रहा है एंड ग्रुप 16 बोल रहा है। तो जरा लोकेट करते हैं, पीरियड 4, ये मेरा पीरियड 4 है एंड ग्रुप 16 है, देखो ग्रुप 16 ये है, ग्रुप 16 है। तो इसकी बात कर रहा है, तो ये 2p4 है, तो ये 3p4 होगा, तो ये 4p4 होगा, ये 4p4 होगा, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड ये हो गया। फोर्थ पीरियड में हम ग्रुप 16 पे गए, तो ग्रुप 16 पे अगर ये 2p4 है, ये 3p4 है, ये 4p4 हो जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, 3p4 है। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, 3p4 है। 3p4 कहां दिख रहा है आपको, 3p4 कहां दिख रहा है आपको, देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। अब 3p4 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, बट क्या 3p4 के पहले 3s2 फिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3s2 फिल होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, बोलो, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या,
जल्दी बोलो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए इज द राइट आंसर भाई, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो 100 के ऊपर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 100 के ऊपर जब एलिमेंट्स की खोज होती है तो नए नए किसी का नाम नहीं होता उसमें, है ना, तो सब कोई अपने अपने नाम दे देते हैं, कोई रदरफोर्डियम दे रहा है, कोई यूरोपियम दे रहा है, तो ऐसे सबका नामकरण होता है। बट जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तब तक हम उनका नाम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मेरा नंबर 0 है तो उसके लिए नील यूज करेंगे, 1 है तो अन यूज करेंगे, 2 है तो बाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 है तो क्वाड यूज करेंगे, 5 है तो पेंट यूज करेंगे, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट एंड 9 है तो एन यूज करेंगे सर। तो ये इनका नॉमेनक्लेचर का रूल आ गया। अगर लेट्स से 101 है मेरा एटॉमिक नंबर, अगर 101 एटॉमिक नंबर है तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अगेन अन, और उसके बाद ईएम जोड़ देंगे। और उसका एब्रिवेटेड फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म अगर मुझे बताना हो तो शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लेटर उठा दूंगा सबका, फर्स्ट लेटर उठा दूंगा सबका। तो UNU 101 का हो गया, 102 का UNB हो गया, 103 का UNT हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या, बोलो। बोलो 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 बोलो, आई क्या ये बात समझ में आई? शानदार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो आईयूपीएससी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 वुड बी क्या होगा, जल्दी बता दो। 119 वाला क्या होगा, बता दो। वन 119 का क्या होगा भाई, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। अरे गलती मत करो यार, जल्दी जल्दी में गलती मत करो, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है यहां पे, आराम से करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। तो 119 है अगर, तो 1 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 1 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 1 के लिए यूज कर रहे हैं अन, अन, एन, ईएम इसका वो हो जाएगा। और फर्स्ट लेटर उठा लो, फर्स्ट लेटर उठा लो, फर्स्ट यू उठा लेंगे, यू उठा लेंगे और ई उठा लेंगे। तो यू यू ई बोल दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होगी क्या किसी को, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होगी क्या, नहीं होगी सर। तो शानदार, एक आंसर आ गया सर, 1 इज द राइट आंसर, है ना। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, जो मेरा ये मेरे ख्याल से चौथा एसएमआर होगा, है ना, तीसरा या चौथा एसएमआर है जो मैं ले रहा हूं। तो मेरे जो प्रीवियस 3 एसएमआर का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं, और जो बच्चों ने भी बोला है, मतलब काफी बार ऐसा होता है कि बच्चा रैंडमली मिलता है और बोलता है कि सर हमने एसएमआर से पढ़ा था और हम आज यहाँ पहुंच गए। बट उन बच्चों से जब मैं बहुत ज्यादा डीप डाइव करता हूं ना, तो उससे कुछ 2-4 बातें बहुत बढ़िया निकल के आती है, जो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये है कि वो जब एसएमआर करते हैं ना, तो वो कभी लेट के अपने कंफर्ट जोन में नहीं करते हैं, वो उसी तरीके से एसएमआर करते हैं जिस तरीके से कोई बच्चा ऑफलाइन में क्लास के सामने बैठा है टीचर के सामने। अगर ये आपके साथ हो जाए, आपने ये सेल्फ डिसिप्लिन बना ली, तो यहां पे अगर किसी ने कल फिजिक्स का किया होगा तो उसको पता है कि कहां से कहां तक की बात हुई है और कितना वो ज्यादा रेलिवेंट और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतने कम टाइम फ्रेम में इतना बढ़िया रिवीजन करना। मतलब मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन आपको यहां मिलेगा, बट उसका बेस्ट रिजल्ट आप लेके आएंगे सर। रिवीजन तो बेस्ट होगा यहां पे, नो डाउट, बट रिजल्ट बेस्ट आपको लाना पड़ेगा, आपके तरीके से आएगा वो, है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट की आपको फोकस रहना है, बिल्कुल चीते की तरह फोकस रहनी चाहिए, बिल्कुल फोकस, अटेंटिव रहना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है। दूसरा कि सो के, लेट के, घूमते घूमते इस तरीके से नहीं पढ़ना है। जैसे आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो ना, जब तक आपको ऑफलाइन में आप परमिशन या क्लास ओवर नहीं हो तब तक आप क्लास छोड़ के नहीं भाग सकते, सिंपल सी बात है। तो बीच में कहीं जाना, किसी से बात करना, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा, आपके पास कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए अगर आपने नोट्स बना रखे हैं पहले, आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए अगर आपने पहले बना रखे हैं, वो सारा आपके सामने ऐसा फैला होना चाहिए भाई। ये स्क्रीन है, उसके सामने आपका नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक खाली पन्ना होना चाहिए जिसमें आप सॉल्व करेंगे कुछ कुछ बातें,
क्योंकि यहां पे भी तो कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो सॉल्व करने के लिए भी एक पेज होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेटेड रहें सर, पानी का सेवन करते रहें, क्योंकि लंबी मैराथन है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही कठिन काम है, तो हमारे लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी पानी उतना इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना भाई, और बिल्कुल फोकस, एकदम हाइपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बातें अब अगर ध्यान में रखेंगे और ये सोच के चलेंगे कि ये मेरा लास्ट रिवीजन है, सारा रिवीजन यहां से कंप्लीट करूंगा एंड देन आई एम एग्जाम रेडी, बस मेरे को जल्दी पेपर दो, मैं खा जाऊंगा बस पेपर को, ये एग्रेसिव अप्रोच रखना है ना, डरने वाला नहीं भाई। कुछ बच्चे एकदम डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, मतलब मुझे याद है मैं जब जे एडवांस देने गया था तो मेरे रूम पे ही जो सारे बैठे हुए थे उसमें से तो 2 लड़कियां उल्टी कर रही थी भाई, इतना पैनिक था, मतलब जे एडवांस का प्रेशर इतना होता है। बट वो प्रेशर आपके दिमाग में तब चढ़ेगा जब उस प्रेशर को हैंडल करना नहीं जानते, वो प्रेशर तब आएगा जब आप ये सारी बातें नहीं मानेंगे, तब आएगा वो प्रेशर। तो उस प्रेशर से पहले की बात बता रहा हूं, अगर ये सारी बातें होंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या बता दो, बता दो भाई, ठीक है। तो ये उन्होंने बताई थी बच्चों ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम अब जाने वाले हैं ट्रेंड्स की ओर, और यहां से मेरे मेंस का पार्ट चालू होता है। तो ट्रेंड्स में सबसे पहले साइज के बारे में पढ़ेंगे, बट साइज के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले एक स्लेटर्स रूल नाम का एक रूल होता है, इसको पहले समझ लें सर, इसको पहले समझ लें। और स्लेटर्स रूल समझने से पहले सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है सर? जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस कितने पावर से मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसका पावर कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इस पावर को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव किसको बोलते हैं? इट इज द पावर बाय विच न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने पावर से वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करूं, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करूं, आइए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो ये जो न्यूक्लियस का पावर है वो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, जो पावर आएगा वो इसका पावर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी आ जाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी में क्या होगा, यहां पे रिपल्जन्स चालू हो जाएंगी। क्या अब F नेट सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है? क्या अब F नेट क्या सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ये F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, तो मुझे F नेट निकालना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन कर लो, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ट्राइंगल लॉ लगा दो, जो लॉ लगाना लगा दो, बट नेट फोर्स पहले से कुछ कम होगा, ये तो 100% बात सत्य है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वो नेट फोर्स कितना होगा उसको हमको कैलकुलेट नहीं करना, बट इतना जरूर पता है कि पहले से तो कम होगा, तो हम बोलेंगे कि Z इफेक्टिव बराबर पहले कुछ फोर्स लग रहा था, पहले कुछ पावर थी, उससे कुछ कम हो गई, वो कितनी कम हो गई? सिग्मा, और सिग्मा को मैं बोलता हूं स्लेटर्स कांस्टेंट, और इस पूरे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्लेटर्स लॉ। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या बोलो, अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, और लास्ट की, हाँ, एक और बात मैं तुमको बताना भूल गया, मुझे अभी याद आ रहा है कि इस पॉइंट में कि ये जो अटेंटिव है ना, इसमें एक बात ये भी है कि चैट का रिप्लाई आप करते रहे। मैं पूरा चैट लिखने नहीं बोलता, बट एटलीस्ट यस नो को वाई और एन लिखें, आपका समय बचेगा, है ना। मुझे पता है आपका फोकस भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप क्लास में यस नो बोल सकते हैं तो यहाँ पे वाई और एन भी दबा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आंसर को भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आंसर को भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें जितना हो सके, तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये करोगे तो आपका फोकस वहां पे बना रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि Z माइनस सिग्मा क्या बता रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। अच्छा, ये सिग्मा बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पैरामीटर है जैसे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रखा है, इस पे डिपेंड करता है। ये 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये Z माइनस सिग्मा हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, कि जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेरा जो Z इफेक्टिव है वो क्या होगा? मेरा जो Z इफेक्टिव है वो क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पे मेरा Z इफेक्टिव क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पे मेरा Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है सर। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि अगर आप एटम को देखें ऐसा,
अगर आप एटम को देखें तो एटम का न्यूक्लियस में आप प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, बट क्या शेल बढ़ा? क्या शेल नहीं बढ़ा। यानी कि इस शेल को, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये और ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस खींचेगा तो साइज छोटी होगी, यानी कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी सर। साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी सर। अच्छा, साइज किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी को, इस दूरी को मैं क्या बोलता हूं? साइज बोलता हूं। इस दूरी को मैं क्या बोलता हूं? साइज बोलता हूं। टॉप से बॉटम क्या होता है भाई? टॉप से बॉटम क्या होगा बताओ? टॉप टू बॉटम जाने में मेरा Z इफेक्टिव क्या होगा? अब जनता बोलेगी कि Z इफेक्टिव फिर तो डिक्रीज होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि टॉप से बॉटम जाने पे Z इफेक्टिव डिक्रीज होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। टॉप से बॉटम जाने पे मेरी Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहती है सर, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज ही नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि जिस रेशियो में न्यूक्लियस में पावर बढ़ रहा है उतने ही रेशियो में मेरा क्या शेल बढ़ रहा है सर, तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं अपने एक दूसरे के पावर को, तो इसलिए कांस्टेंट होती है। बट अगर मैं साइज की बात करूं, क्योंकि शेल बढ़ रहा है तो शेल बढ़ने से साइज इंक्रीज होती है। अब यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं जनरली, और ये भी क्या होती है? जनरली। जनरली क्यों होती है इसका हमको कारण पता होना चाहिए। ये शब्द बड़ा खतरनाक है, ये जो जनरली शब्द है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों को बहुत भयानक सपने देता है सर, भयानक। वो डरावने सपने क्यों आते हैं? क्योंकि जहां पे जनरली लिखा वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है? जहां पे जनरली आया वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है सर? जहां पे जनरली आया वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है? वहां पे एग्जिस्ट करता है एक्सेप्शन। क्या एग्जिस्ट करता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन मतलब कुछ अलग ट्रेंड शो कर रहा है, बट हर एक्सेप्शन का क्या होता है? कारण होता है। मैक्सिमम एक्सेप्शन का क्या होता है? रीजन होते हैं। मुझे उस रीजन को फोकस करना है, मुझे उस रीजन को फोकस करना है। तो आइए यहीं से अपन रीजन की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ रीजन समझने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, BaRa बोलूं तो साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ? तो इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि ये टॉप से बॉटम जा रहा है, टॉप से बॉटम जा रहा है, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ जरा? साइज का ऑर्डर क्या होगा? साइज का ऑर्डर क्या होगा भाई बताओ? इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंक्रीज होगा। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे जरा ये बता दो, TiZrHfRf का बता दो, और मुझे जरा इसका ऑर्डर बता दो। ये दोनों का ऑर्डर बता दो, ये दोनों का ऑर्डर बता दो, इन दोनों का ऑर्डर बता दो। तो देखो, बाय रूल तो ये होना चाहिए, बाय रूल तो इंक्रीज होनी चाहिए, ये भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता है ये मुझे पता होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसका कारण समझने के लिए हाइपर फोकस मोड एक्टिवेट कर लो, क्योंकि ये अगर समझ लिया तो आगे के जो ब्लॉक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ना, वो कहीं ना कहीं इनके लॉजिक से बनते हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लो, दोनों ही सेम है। शील्डिंग बोल लो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, ये सारे क्या है? ये सारे सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन समझने वाले हैं। तो पुअर शील्डिंग समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? पहला कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। आपको पता होगा कि हाइपोथेटिकली हम ऐसा मानते हैं कि जो मेरा एटम है, एटम में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, s हो गया, p हो गया, d हो गया और f हो गया सर, है ना? s हो गया, p हो गया, d हो गया, ऐसे होते हैं ऑर्बिटल्स। नाउ जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज है या ज्यादा दूर है भाई? जरा बता दो, ज्यादा क्लोज है या ज्यादा दूर है? जरा बता दो, ज्यादा क्लोज है
या ज्यादा दूर है बता दो, ज्यादा क्लोज है, तो एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है देन डी देन एफ से। ये क्लियर हुआ क्या? एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है देन पी देन डी देन एफ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब दूसरी बात समझते हैं कि सर जो एस ऑर्बिटल है, जो पी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है और जो एफ ऑर्बिटल है, अब एस ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, एस पी डी और एफ। तो ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये काफी कंसंट्रेटेड होता है, दिस इज कंसंट्रेटेड। और जैसे जैसे मैं पी देन डी देन एफ जाता हूं तो एफ क्या होता है? एफ डिफ्यूज होने लगता है। कंसंट्रेटेड मतलब कि एक ही जगह उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, और डिफ्यूज मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, फैली हुई है। तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेटेड से डिफ्यूज की ओर जा रहा हूं, ये दोनों कारण से होगा क्या? होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यूक्लियस हूं, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आ जाता हूं और मैं कैमरा के सामने ऐसे हाथ रख दूं, तो क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या नहीं देख पा रहे हो। और पास रखूंगा तो ये और बंद होता जाएगा। तो ये जो एस ऑर्बिटल है ये क्या कर रहा है? ये शील्ड कर रहा है, ये रोक रहा है। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा दूर जाऊं और हाथ को फैलाना चालू करूं, ऐसे डिफ्यूज कर दूं दूर पे, तो क्या आप देख पा रहे हो? क्या बिल्कुल देख पा रहे हो। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तक पहुंचाने या फिर उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? ये सारे ऑर्बिटल्स कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या बताओ, क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या बताओ, आ रही है? बहुत बढ़िया। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या सर? इससे बहुत सारी चीजें होंगी। तो यानी कि इससे एक बात समझ में आती है कि एस ऑर्बिटल ज्यादा अच्छा शील्डिंग शो करता है, ज्यादा अच्छा स्क्रीनिंग शो करता है, और ज्यादा बढ़िया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करता है मेरे न्यूक्लियस से। क्या यह बात समझ में आती है सबको? बहुत बढ़िया। बट ठीक अपोजिट मेरा जो डी और एफ है, क्या ये ज्यादा अच्छा शील्ड या स्क्रीन कर पा रहा है क्या मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि मेरा डी एंड एफ क्या शो करता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति। क्या शो करता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। कितना % लोगों को समझ में आया बताओ? ये मतलब आपको कितना समझ में आया? 10%, 20%, 50%, 100%, कितना आया बताओ? चैट में बता दो भाई, कितना समझ में आ रहा है? क्या बात है यार, 100 वाली जनता यार। आज तो धमाकेदार जनता है ये यार। मतलब मैं ट्रस्ट मी, मैं मतलब आज काफी अच्छा जनता है, मतलब काफी अच्छी जनता है पढ़ने लिखने वाली। नहीं तो अदरवाइज तो स्पैमर्स आ जाते हैं और स्पैमर्स फिर स्कैमर्स बन जाते हैं और फिर स्कैमर्स कहीं और चले जाते हैं। तो वो सारा बात नहीं है यहाँ पे सिंपल अपन पढ़ाई करेंगे बढ़िया शानदार तरीके से लास्ट तक। ठीक है, तो लास्ट तक जो टिकेगा वो भाई आगे जाएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, तो अगर हमने समझ लिया कि भाई पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है आइए देखते हैं। इससे होगा क्या सर? अरे पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो आपने बता दी, बट इससे होगा क्या? इससे होगा बहुत कुछ सर। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम हम टाइटेनियम ZrHf RF, और जरा इसके थोड़ा सा पहले आए, अगर अपन थोड़ा सा पहले आए तो क्या है? स्कैनेडियम YLASE। अब आप इसको थोड़ा बारीकी से समझना, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं क्या? बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर जरा मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D1, 5D1, 6D1, 3D2, 4D2, 5D2, 6D2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ जब 5D1 था तो ये लेंथेनाइट सीरीज चालू हो रही थी और यहां एक्टिनाइट सीरीज चालू हो रही थी। तो 5D के बाद 5D2 फिल होने से पहले 4F14 फिल हो गया सर, 4F14 फिल हो गया। अब ये 3D1 है तो यहां 4S2 है, 4D1 है तो यहां 5S2 है, यहां पे 5D1 है तो यहां 6S2 है। तो अगर जरा इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं ना सर आपके सामने, यहां पे इसका डायग्राम जरा चेक करना, इसका डायग्राम जरा चेक करना आप, ठीक है? ऐसा है मेरा 6S2, इसके अंदर 5D2 और इसके अंदर मेरा 4F14 है,
और यहां पे मेरा न्यूक्लियस है, यहां मेरा न्यूक्लियस है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो पहले बोल दो भाई। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो। मैंने क्या किया, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब मैं फोकस कर रहा हूं इस पे, हॉफनियम पे फोकस कर रहा हूं। लेट से हॉफनियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा अगर, HF का अगर, तो क्या लिखूंगा, 6s2 5d2 एंड 4f14 लिखूंगा ना भाई। अरे यही तो लिखूंगा, तो इसको मैंने बना दिया 6s2 5d2 4f14। तो आपको पता होगा कि 5d2 ऐसा कुछ होगा, 4f14 कुछ ऐसा होगा। इसका कोई शेप नहीं होता, हमारे कोर्स में नहीं है, मैं बस हाइपोथेटिकल बना रहा हूं भाई ऐसा, ठीक है। लिटरल वे में मत ले लेना, बस ऑब्वियस सी बातें नहीं होता है ना। बट डी का तो ऐसे ही होता है भाई, ठीक है ना। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dxz dz2 dx2 - y2। उनमें से हम ये वाले शेप अगर कंसिडर करें तो ठीक है, क्लियर है बात, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब अगर देखा जाए तो इसको मैं बोलता हूं अल्टीमेट शेल। इसको मैं क्या बोलता हूं, अल्टीमेट शेल। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं बोलता हूं पेन अल्टीमेट शेल। इसको मैं बोलता हूं पेन अल्टीमेट शेल। और इसको मैं बोलता हूं एंटी पेन अल्टीमेट शेल। एंटी पेन अल्टीमेट शेल। इफ दिस इज एन तो ये क्या होगा, n-1 और इसको n-2, है ना। इसको वैलेंस शेल भी बोलेंगे और इसको इनर कोर बोलते हैं सर। यहां तक सॉर्टेड है। तो ये क्या शो कर रहे थे, मेरे डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग अच्छी शो कर रहे थे कि पुअर शील्डिंग शो कर रहे थे? कौन सी शील्डिंग शो कर रहे थे भाई, ये बता दो, कौन सी शील्डिंग शो कर रहे थे? पुअर शील्डिंग शो कर रहे थे भाई, पुअर शील्डिंग शो कर रहे थे। तो ये क्या है ना, इनको आप होल की तरह इमेजिन करो। किसकी तरह, होल की तरह। यानी कि न्यूक्लियस के सामने दीवार पे खिड़की बन गई बड़ी बड़ी। अब ये न्यूक्लियस इस खिड़की से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और खींचेगा। जब खींचेगा तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, या ये जो पूरा शेल है ये क्या होगा, पास आएगा। पास आएगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज पहले जितना बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर क्या होगा, ZTI से ZR तो बड़ा होता है बट ऑलमोस्ट HF बराबर हो जाता है। और इस पूरे कार्यक्रम को मैं क्या बोलता हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को जब मैं सेम कॉन्सेप्ट RF पे चिपका दूंगा और सेम मैं RF के लिए लिखूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलूंगा। कितना % समझ में आया, चैट में बता दे भाई मेरे को, कितना % समझ में आया, चैट में बता दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार यार। 100 वाली जनता है यार, 99 की, हम 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं यार। तो 100 वाली जनता आई है, 100% समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 100 भी ले आएंगे, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे होगा क्या, साइज बराबर होगी। क्यों हुई ये समझ में आ गया। इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका अंग्रेजी में बड़ा बड़ा आप अनुवाद करके इतना बड़ा डेफिनेशन पढ़ लें, बट उसका अर्थ, उसका सार यही है सर। इसको आप जितने सरल भाषा से समझ सकें। जेई क्यों इतना खूबसूरत एग्जाम है, क्योंकि यहां पे मीडियम और ये सबका कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बैरियर नहीं है। आप सोच सकते हैं तो आप सोच लो, बस किस भाषा में सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, सही कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, आपकी नैया पार है सर, ठीक है, आपकी नैया पार है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये वाला कार्यक्रम। अब सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बैगन, आलू, गाजर इन थैला की, तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं थोड़ा सा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p1 है, 4p1 है, 5p1 है और 6p1 है। तो सिमिलरली थेलियम के पहले कौन फिल हुआ है, 4f14 फिल हुआ है सर। 4f14 फिल हुआ है तो क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। तो थेलियम और इंडियम की साइज बराबर हो जाती है। ये क्यों बराबर होती है, ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली गैलियम के पहले स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक फिल होती है। निकल, कॉपर, जिंक फिल होती है। एक सेकेंड भाई, इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
है ना, निकल कॉपर जिंक फिल होती है, निकल कॉपर जिंक फिल होती है। ये सबके सब किस में फिल हो रहे हैं, 3D में फिल हो रहे हैं। तो 3D 10 ये भी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, इसलिए गैलियम की साइज भी छोटी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, और इसको अच्छे से देखिएगा। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होती है, बोरॉन, देन देन गैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम बराबर थेलियम। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसको बोलते हैं इट इज ड्यू टू lengthenoid contraction, it is due to lengthenoid contraction। and अगर इसकी बात करें तो it is due to transition contraction, it is due to transition contraction। समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है भाई, बोलो 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 बोलो, ये समझ में आया क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, D एंड F इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है बात, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जनरली कहां कहां गड़बड़ी होगी सब समझ में आता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, तो आपको टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये बात बहुत आसान बात है, समझ में आ गई। तो लिथियम लेफ्ट से राइट जाने पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक हम साइज क्या कंसिडर करते हैं, डिक्रीज हो रही है। लिथियम की सबसे बड़ी होती है, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन सर, ठीक है। अगर मैं आयनिक साइज की बात करूं, आयनिक साइज क्या होती है भाई, जब आयन बन जाएगा तो साइज जो होगी, जो हम साइज मेजर करेंगे उसको हम आयनिक साइज बोलते हैं। अब ना आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है। तो जब मेरा पेरेंट एटम है, इससे जब मैं एन आयन बना रहा हूं और जब मैं इससे कैट आयन बना रहा हूं, दोनों में क्या क्या बातें हो रही है समझते हैं। जब मैं एन आयन बना रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पहले 10 प्रोटॉन थे मान के चलो, वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब वो 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है या कठिन है, तू बता दे। आसान है या कठिन है? पहले 10 को 10 खींच रहा था, अब 10 को 11 खींच रहा है भाई, है ना। तो कठिन कठिन होगा, क्या होगा भाई बताओ, कठिन होगा, बिल्कुल सही। तो यानी कि साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना इंक्रीज होगा। यहां पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रही है और साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए अगर मैं एनआईएन की बात करूं तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। तो O2 माइनस O माइनस O, ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा। मैंगनीज Mn2 प्लस Mn3 प्लस Mn4 प्लस की बात करूं तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मेरी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेरी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें पाया जाता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें पाया जाता है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना कम जेड इफेक्टिव होगा। अच्छा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है तो साइज के क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अगर मैं Na प्लस F माइनस O2 माइनस की बात करूं तो जिसपे माइनस चार्ज है, इन सब में देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसमें चार्ज नेगेटिव ज्यादा है तो इसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्लस वाले की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसी पे ही जेईई मेंस ने बहुत सारे सवाल पूछे भाई, बहुत सारे सवाल मल्टीपल टाइम्स पूछे, मल्टीपल टाइम्स। बताएं सर क्या होगा, बताएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो जनता तो काफी बढ़िया कर रही है यार।
तो अगर O2 माइनस F माइनस Na+Mg2+ की बात करें तो O2 माइनस में चार्ज ज्यादा है देन F माइनस देन Na+, देन सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज Mg2+ है, तो ऑर्डर भी यही होगा, ऑर्डर भी यही होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब, सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर सर। ठीक है, ये बता दो, ये अगेन जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है ये, बताओ। ये तो और आसान है, बताओ बताओ बताओ। बताओ भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ए ए ए ऑप्शन आ रहा है, ए बिल्कुल सही जवाब है ना। N3 माइनस देन O2 माइनस देन F माइनस देन Na+ देन Mg2+, Z इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगी, तो ए इज द राइट जवाब, सही जवाब सर। ठीक है भाई, हाँ ए ही सही आंसर है भाई, ए ही राइट आंसर है। ठीक है, ए राइट आंसर है। ठीक है, ये बताओ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो सबका एक बार पोजीशन आप लिख लो, सबका पोजीशन एक बार लिख लो आप, है ना। सीजियम कहां रहता है? सीजियम है हली ना की रब से फरियाद, यहां पे सीजियम है। एल्यूमिनियम का है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, यहां पे एल्यूमिनियम है। उसके बाद कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है। बताओ सर, आंसर बताओ इसका, आंसर, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा तो कौन होगा? सीजियम होगा भाई, एल्यूमिनियम तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो, फिर एल्यूमिनियम होगा। अब देखो सल्फर और कार्बन में, सल्फर उसके नीचे पीरियड का है, तो सल्फर क्या होगा? ज्यादा बड़ा साइज का होगा और कार्बन कम होगा, तो इसलिए वन हमारा सही जवाब हो जाएगा, वन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल आप ध्यान से देखें, इस टेबल को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन हमारी कौन सी है? लेंथेनाइट वाली लाइन है, लेंथेनाइट वाली जो पीरियड है उसकी लाइन है। उसके बाद ये वाई, ये देखो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, 5D सीरीज है ना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये जो सीरीज है, दिस इज माई 3D सीरीज, दिस इज माई 4D सीरीज एंड दिस इज माई 5D सीरीज। तो देखो 3D और 4D के बीच गैप ज्यादा है, बट 4D और 5D के बीच गैप क्या है? बिल्कुल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F की वजह से दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों बराबर हो गए हैं। सेम यहां पे भी देखोगे तो यहां पे भी साइज ऑलमोस्ट बराबर है। उसका कारण कुछ और है भाई, इसका कारण कुछ और है। और ये अचानक से साइज इंक्रीज क्यों हो रही है? इसका भी कारण कुछ और है सर, इसका भी कारण कुछ और है। ठीक है, क्या कारण है इसको भी समझेंगे। गैलियम की साइज कम क्यों हुई थी एल्यूमिनियम से? बताया कोई कारण? क्या है कारण भाई? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है ये, है ना। अब ये बराबर क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है सर। अगर सबका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा? 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और अगेन 3D10। तो होता क्या है कि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं तो दो इफेक्ट्स लगते हैं, एक तो जेड इफेक्टिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी लगना चालू होता है, क्योंकि आप एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो दो चीजें काम कर रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन एंड दूसरा जेड इफेक्टिव। ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं भाई। तो यहां तक तो कौन जीत रहा है? यहां तक तो जेड इफेक्टिव जीत रहा है भाई। फिर यहां पे क्या होता है? यहां पे जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बराबर हो जाते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जीत जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जीतता है तो जिंक की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर मैं पूछता कि बताओ 3D सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो निकल है, जिंक नहीं है, ध्यान रखना। निकल सबसे छोटा एलिमेंट है,
निकल सबसे छोटा एलिमेंट है 3D सीरीज का। जिंक ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इन केस ऑफ Zn, क्योंकि 3D10 कॉन्फ़िगरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया, तो रिपल्जन होगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगी, दैट्स व्हाई जिंक की साइज बढ़ जाती है। ये बात सबको समझ में आई क्या? ये बात सबको समझ में आई क्या? बोलो 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 बोलो, आ रही है क्या समझ में? बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है सर। तो इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड्स कैंसलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ लास्ट शेल एडेड इन द 6th period and therefore the transition series 4D and 5D elements having the same size is called lanthanide contraction, and whereas the size of 5D and 6D series are same, that effect is known as actinide contraction सर। तो lanthanide contraction का भाई ही है ना, दूर का भाई है, कजन ब्रदर है कौन? actinide contraction। क्लियर है ये बात? सबको आ रही समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बता दो एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू Ag सिल्वर का साइज सबसे क्लोज किसका है? सबसे क्लोज किसके है? ये बता दो, ये बता दो। क्या बात है? तो Cu Ag Au, इसमें भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, इन दोनों की साइज बराबर हो जाएगी, तो Au इज द राइट आंसर विच इज गोल्ड सर। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, गोल्ड की साइज बराबर होगी। क्लियर है? अब ये जो यहां से बातें अपन करेंगे पीरियोडिक टेबल की, ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज और है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सर आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए हर चैप्टर की, कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR से सबसे ज्यादा पूछता है और MOT से सबसे ज्यादा पूछता है। अगर VSEPR और MOT कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला भाई, फिर बहुत ज्यादा माथा पच्ची, मतलब अगर किसी के पास समय की कमी है, वैसे तो पूरा अगर कोई बोलता है तो पूरा ही पढ़ के जाना चाहिए, और जो पूरा पढ़ रहा है उसके सामने ये सवाल आएगा ही नहीं, वो कभी ये सवाल पूछेगा ही नहीं सर कि मुझे थोड़ा सा बता दो कि मैं क्या पढ़ के जाऊं। जिसके लिए समय की कमी है, जो अभी अभी कहीं जागा है, नए साल में जागा है कि अब चलो 1 तारीख से न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, पढ़ाई करेंगे भाई, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप प्रायोरिटी लिस्ट देख लें एक बार कि भाई कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करें। पीरियोडिक टेबल में अगर बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सेकंड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी सर। ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है सबको बातें? क्लियर है सबको बातें? क्लियर है? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, to remove an electron from an isolated neutral gaseous atom। इसमें 3 शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सर आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और साथ साथ गैसियस एटम होना चाहिए सर, साथ साथ गैसियस एटम होना चाहिए। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि मेरे को सिर्फ वही एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो मेरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो मेरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगानी पड़े। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे न्यूक्लियस से ये किसी इमेजिनरी धागे से पकड़ा हुआ है, मान के चलो, इसको मुझे काटनी है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, फ्री हो जाए सर, बस यहां से भाग जाए इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी को मुझे कैलकुलेट करनी है। अब अगर मान लो गैसियस एटम की जगह सॉलिड होता तो जो भी एनर्जी है पहले वो सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड में गैस बनने में कन्वर्ट होती, इसलिए गैसियस एटम बोला कि गैस में बदल गया, अब वो एनर्जी सारी यहां पे जाएगी इसको रिमूव करने में। आइसोलेटेड क्यों? अगर मान लो मैं Na का निकाल रहा हूं और सामने Cl आ गया तो ये तो NaCl बना लेगा ना भाई, वो तो फिर अलग अलग तरीके का कार्यक्रम हो गया, तो इसलिए आइसोलेटेड चाहिए। न्यूट्रल क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं चार्ज ले लूंगा तो उसमें आयनाइजेशन नहीं, उसमें फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो
फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। क्लियर है ये सबको बात? सबको क्लियर है? क्या बात है यार, एक बच्चा तो चैट में डेफिनेशन भी लिख लिया भाई, है ना। ये बहुत आगे जाएगा यार, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्यों एटॉमिक साइज? साइज जितना छोटा, अच्छा साइज को सेकंड में पढ़ लेंगे, पहले जेड इफेक्टिव समझ लेते हैं। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, बताओ जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब कि न्यूक्लियस का पावर ज्यादा, न्यूक्लियस के पावर से मुझे इलेक्ट्रॉन खींच के लाना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो साइज छोटी होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये एसपीडीएफ क्या है? ये पेनिट्रेशन पावर है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर पी में रखा है, सब चीज सेम है उसका, बट अगर वही इलेक्ट्रॉन एस में चले जाए तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। जब न्यूक्लियस के पास होगा, जब न्यूक्लियस के पास होगा भाई, न्यूक्लियस के पास, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है, कि यहां पे एस है, यहां पे पी है और यहां पे डी है, दो सब सेम ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस के नजदीक है, तो ज्यादा जो अटैच्ड होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के साथ कौन लगा रहा होगा? एस वाला लगा रहा होगा कि पी वाला कि डी वाला? एस वाला। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी सर। तो इसलिए एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, जितनी जल्दी आयनाइज होगा, Na प्लस बना लेगा, उतनी जल्दी Cl माइनस से रिएक्ट करके घर बसा के क्या करेगा? कंपाउंड बना लेगा भाई, NaCl बना लेगा। ठीक है, तो ये भी सही बात है। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतना ज्यादा, तो इसलिए Fe3+ देन Fe2+ देन Fe सर, है ना। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, यहां पे एक पॉइंट सब लिखेंगे कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ये ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एटम पे लगती है, सेम एटम पे नहीं लगती है, सबसे बड़ा डाउट भी होता है बच्चों का और सबसे बड़ा ब्लंडर भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं लगती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैरामीटर डिफरेंट एलिमेंट्स में लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अगर ये कर लेगा तो नाइट्रोजन क्या है? P3 है, ऑक्सीजन कौन है? P4 है। क्या है ये? हाफ फील्ड है। और आपको पता है बड़े प्यार से कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन रहता है स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन फैमिली से। एंड किसी भी पीरियड में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है सर, नोबल गैसेस की होती है सर। क्लियर है ये बात? बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। अगेन क्यों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रही है गैलियम में, अंदर में डी इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, मेरे शेल में होल कर दिए तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, तो इलेक्ट्रॉन को अब निकालना कठिन होगा। आयनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा होती है 4d से ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी पता है सबको, ये सबको पता है। और बोरॉन फैमिली की अगर बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कोई बता सकता है क्या? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कोई बता सकता है क्या? बताओ, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कोई बता सकता है क्या भाई? क्या बात है यार, अरे जनता तो यहां आई है भाई, बहुत शानदार। तो 1 5 3 2 4 ये नंबर है,
ये नंबर है भाई, इस नंबर, ये नंबर मुझे ऐसा याद हुआ है कि मैं जब शुरू अपने टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो उसमें एक बच्चा था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई ये मैंने पढ़ा दिया, मतलब उस टाइम तक मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, सीखते गया। तो उसने, उस बच्चे ने मुझे एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई। उसने क्या किया था, उसने अपना फोन का पासवर्ड ही ना हफ्ते 10 दिन 15 दिन ना 15324 रख दिया। तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने ये रखा है। तो ये डेडिकेशन होती है, ये डिसिप्लिन होती है कि मैं कितना इन्वॉल्व हूं अपने गोल में, अपने प्रोसेस में। 15324 क्या है, क्योंकि अलग है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेंड तो है नहीं। 15324 ये बोलती है कि बोरॉन का ज्यादा होगा, उसके बाद थेलियम का ज्यादा होता है, उसके बाद गैलियम का होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है, लास्ट में इंडियम का होता है। ये ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। एबनॉर्मल है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये नंबर याद रख लें 15324। दो बार लिख दे चैट में, याद हो जाएगा भाई तुझे, ऐसे ही याद हो जाएगा, मैं तुझे बता रहा हूं, गारंटी है ना। 2 बार लिख दे 15324, याद हो जाएगा तुझे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये क्यों होती है, अरे थेलियम पहले क्यों आ गया, क्योंकि भाई थेलियम में 4f14 भर दिया तूने, होल कर दिया, न्यूक्लियस पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस छोड़ ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी सर, ज्यादा देनी पड़ेगी सर, ज्यादा देनी पड़ेगी सर। समझ में आ रहा है ये बात, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर क्या होगा, एक सेकंड ना, ये होगा 15324 बोला ना, तो 15324 ये हो जाएगा। बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर थेलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और सबसे कम इंडियम का। समझ में आ रहा है। गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। थेलियम क्यों ज्यादा आ गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। दैट्स ऑल। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। कितना परसेंट समझ में आ रहा है जरा बता दो, कितना परसेंट समझ में आ रहा है जरा बता दे। हाँ, वैसे ग्राफ बनाओगे तो डब्लू बनेगा, बिल्कुल ये भी सही है, डब्लू भाई, डब्लू बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, डब्लू, क्या बात है सर, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाएं आप, देखें 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 सर, देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन। आयनाइजेशन एनर्जी है किलोजूल पर मोल, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 495 है, सेकंड 4563 है, और 731 एंड 1450 है। ठीक है, 1450 है। तो देखो, जब कभी भी किसी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा जंप दिखता है, मतलब कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका होगा, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो हो सकता है कि ग्रुप 1 का हो। तो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट कोई दिख रहा है क्या, अरे एक ही दिख रहा है, काम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म भाई। Na दिख रहा है ना, बस हो गया काम। दूसरा मैग्नीशियम है, बिल्कुल सही आंसर है ये, बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, फर्स्ट इज द राइट आंसर, समझ में आया क्या, क्या बात है, शानदार। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो। बोल रहा है कंसीडर द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। तो सबका आप एक बार पोजीशन देख लो क्या है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फास्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से, क्योंकि ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, इसका P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका P4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड का ज्यादा होता है, तो फास्फोरस ज्यादा सल्फर से। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर पीछे हो गया भाई सिलिकॉन से, है ना, सिलिकॉन का कम होता है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सल्फर का यहां ज्यादा बताया है ना, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब इनमें देखते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में चेक करते हैं भाई। तो Be
mg बोरॉन और एल्यूमिनियम है। तो मैग्नीशियम का ज्यादा होता है क्योंकि s2 इलेक्ट्रॉन है और ये p1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको बताया कि s2 एक तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और s का पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होता है, s का पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। क्लियर है, क्लियर है बात, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जनता जोश कैसा एक बार बता दो यार, हाउ इज द जोश? हाय है तो आग लगा दो एक बार, ताकि हमको समझ में आ जाए कि अटेंटिव है। बहुत शानदार यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? अब ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इट इज द एनर्जी चेंज, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अब यहां पे क्या बोला, चेंज बोला, चेंज बोला। चेंज मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों होता है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ एंडोथर्मिक होती है सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इट इज बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक किसका होगा? सबका एक्सोथर्मिक होता है, बट कुछ लोगों को छोड़ दिए जो अपवाद है, जैसे बेरिलियम, जैसे नाइट्रोजन और जैसे नियॉन फैमिली, इन सबका क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। क्यों होता है बेरिलियम का? क्योंकि s2 है तो तू इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बट वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड करने नहीं देगा, तो जबरदस्ती करेगा, तो तेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। नाइट्रोजन का p3 कॉन्फ़िगरेशन है, p6 कॉन्फ़िगरेशन है, s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दे आर एक्सोथर्मिक। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एफिनिटी मतलब होता है प्यार, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करता है ना, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करता है। तो इसमें कुछ बातें आपको बता दूं, जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए? अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका साइज छोटा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ये रिलेशन समझ में आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है। तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज क्या हो रही है? साइज इंक्रीज हो रही है, तो आयनेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। यहां पे एक एक्सेप्शन है। क्या सर? कि क्लोरीन की ज्यादा होती है देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्यों होती है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। अरे स्मॉल साइज से क्या होगा? छोटा फ्लोरीन है, छोटा फ्लोरीन है, छोटा फ्लोरीन है, छोटा फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेके आया मैं, तो रिपल्जन हुआ, रिपल्जन हुआ तो मुझे जबरदस्ती एनर्जी लगानी पड़ी, तो फ्लोरीन का क्या हो गया? कुछ थोड़ा सा मुझे एनर्जी देना पड़ा, तो नेट जो नेगेटिव होना था एनर्जी, इसमें माइनस, अगर इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नियर अबाउट -342 किलोजूल पर मोल होती है, और इसकी होती है -333 के आसपास, और इसकी होती है -324 के आसपास होती है। ये एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं, इसके आसपास ही होती है ना। तो ऐसा क्यों हो गया कि ये नेगेटिव में थोड़ा कम क्यों हो गया? क्योंकि कुछ एनर्जी मैंने दी, पॉजिटिव दी, तो थोड़ा सा कम हो गया। दैट्स व्हाई फ्लोरीन की एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। क्या ये बात समझ में आती है क्या? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल टाइम आया है,
बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। मैं चाहूंगा कि आप इस ऑर्डर को चैट में 2 बार लिख दो, चैट में 2 बार लिख दो भाई इस ऑर्डर को, और खत्म कर दो इसका कहानी। समझ में आ रहा है क्या? क्या बात है यार, अर्पित राउत ने तो लिख दिया भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, इतनी आज्ञा करे और इतनी अच्छी जनता आई है यार, नजर ना लगे, मतलब ठीक है, अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है मेरे दोस्त की रैंक कितनी होगी, मेरे दोस्त की रैंक कितनी होगी, मेरे दोस्त की रैंक होगी 2134, 2134 सर, 2134 है ना, 2134। नंबर्स ना, नंबर से भी अगर अपन देखेंगे ना तो बहुत कुछ ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हैं ना। वो तो कहानी सबने सुनी होगी कि रामानुजन जब अपने लास्ट डेथ बेड में थे तो उनसे हार्डी जी मिलने आए थे, तो उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उन्होंने देखा और उन्होंने एक ऐसा नंबर इजाद किया था, उसको हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं, और वो बहुत यूनिक नंबर होती है, बहुत यूनिक नंबर होती है ना। क्लियर है? तो नंबर से बिल्कुल बिल्कुल 1729 इज द नंबर, है ना, 1729 नंबर था वो, बिल्कुल सही। चलिए सर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव जनरली एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट से राइट जाने पे जनरली क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ रही है। और इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीज होना चालू हो जाती है। जनरली क्यों बोला? अरे क्योंकि ये अपवाद लोग हैं ना, कौन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड नियॉन, उनकी पॉजिटिव होती है तो वो जस्ट एक शिफ्ट हो जाएगा, एक पोजीशन शिफ्ट कर लेगा। जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम और बोरॉन का, तो लिथियम है तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, बट लिथियम का, देन बोरॉन का, एंड देन बेरिलियम का, सॉरी इधर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, ग्रेजुअली क्या इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट इसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में मुझे आप ऑर्डर बता दो, मुझे आप ऑर्डर बता दो क्या होगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, बेरिलियम का हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, उसके बाद लिथियम का हो जाएगा, उसके बाद बोरॉन का हो जाएगा। ये क्लियर है ऑर्डर सबको, ये ऑर्डर क्लियर है सबको? बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप बिकॉज थर्ड पीरियड के साइज ज्यादा होती है, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन चालू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कम हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। ठीक है, चलिए तो ये बता दो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन सेटिस्फाइज, बता दो भाई, बता दो बता दो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये बता दो, ये बता दो, ये भी जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है, 2022 और 2023 दोनों में आया है भाई ये। बताओ 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 बताओ। अबे हेलोजन से ज्यादा इनका कैसे हो जाएगा, हेलोजन का ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरीन देन फ्लोरीन देखो कहां पे दिख रहा है, अरे फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, और इनको पीछे कर दिया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये होगा भाई, सिंपल एलिमिनेशन यूज कर लेना, इतना दिमाग क्या लगाना, बी होगा। कितने लोगों को समझ में आया, चैट बता दो भाई, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं। ये बताओ, ये बताओ
तो यहां पे एक बढ़िया चीज अप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनफैक्ट पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा सल्फर की नेगेटिव होती है सर, सल्फर की नेगेटिव होती है, ये एक्सेप्शन याद रखना। तो ऑक्सीजन का सबसे कम होता है अपने फैमिली में और सल्फर का सबसे ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन सबसे कम, सल्फर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? ऑक्सीजन सबसे कम, सल्फर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? ऑक्सीजन सबसे कम, सल्फर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है क्या? सी में दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो SAT देन सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आती है 200 किलो जूल के आसपास इसकी होती है, प्लस में, प्लस में। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट्स इज, बताओ। लिथियम मैग्नीशियम, बोरॉन सिलिकॉन, बेरिलियम एल्यूमिनियम, लिथियम सोडियम। ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है मेरा डायगोनल रिलेशनशिप का। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? लिथियम सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, इधर कार्बन और इधर सिलिकॉन, है ना, कार्बन इधर सिलिकॉन। तो अगर देखा जाए तो लिथियम का मैग्नीशियम, बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बोरॉन का सिलिकॉन, इनकी जो 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू क्या होती है? आयोनिक पोटेंशियल होती है। 5 वैल्यू क्या होती है? आयोनिक पोटेंशियल होती है। आयोनिक पोटेंशियल क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो इनकी बराबर होती है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है। तो इनको जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो लिथियम मैग्नीशियम बिल्कुल सेम होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? बोरॉन सिलिकॉन भी सेम होते हैं, है ना, बेरिलियम एल्यूमिनियम भी सेम होते हैं, लिथियम सोडियम सेम नहीं होते हैं सर, लिथियम सोडियम सेम नहीं होते हैं सर, फोर्थ सेम नहीं है, फोर्थ सेम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछूं, Li प्लस और Mg2 प्लस में साइज का ऑर्डर बता दो। Li प्लस और Mg2 प्लस में साइज का ऑर्डर बता दो। Li प्लस और Mg2 प्लस में साइज का ऑर्डर बता दो। Li प्लस और Mg2 प्लस में साइज का ऑर्डर बता दो। Li प्लस का ज्यादा होता है, Li प्लस का ज्यादा होता है, इसका 72 पिकोमीटर के आसपास होता है, इसका 77 पिकोमीटर के आसपास, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसका 77 पिकोमीटर के आसपास होता है और इसका 72 पिकोमीटर के आसपास होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। Li प्लस का साइज ज्यादा होता है, ध्यान रखना, Li प्लस का साइज ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द पावर टू अट्रैक्ट, इट इज द पावर, इट इज द पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बट एक अच्छी बात क्या है? इट इज नॉट एन एनर्जेटिक टर्म, इट इज नॉट एन एनर्जेटिक टर्म सर, ये एनर्जेटिक टर्म नहीं होती है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव होती है एंड Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज होती है। ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जनरली सर, कार्बन सिलिकॉन और इसकी बात किया जाए, कार्बन सिलिकॉन वाले फैमिली की बात किया जाए तो सिलिकॉन से लेकर जर्मेनियम की, टिन की, पीबी की, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 होती है सर, बराबर होती है बिल्कुल, है ना। तो कुछ अपवाद भी हैं, उनको ध्यान रखना। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसके अलावा हम अलग अलग स्केल मेजर करते हैं, उसके लिए सबसे रेलेवेंट स्केल जो एनसीईआरटी फॉलो करती है, जो जेईई में यूज होती है, वो होती है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आपके सेहत के लिए और आपके नंबर के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं होगी, नंबर कम आएंगे तो सेहत बिगड़ जाएगी ना, फिर पापा मम्मी बेलन वेलन लेके आ जाएंगे आपके पास, तो इसलिए याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। पॉलिंग स्केल पे देखा जाए तो पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की कितनी होती है? 4, क्लोरीन बराबर नाइट्रोजन होती है कितनी? 3, ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज 3.5, उसके बाद फास्फोरस बराबर हाइड्रोजन बराबर 2.1, उसके बाद कार्बन बराबर सल्फर बराबर
आयोडीन बराबर 2.5, ब्रोमीन बराबर 2.8 सर। इतनी याद कर लो। लाइव झिंगल आला सर, लाइव झिंगल आला सर, लाइव झिंगल आला। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपको इतनी याद है, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे कोई भी और केमिस्ट्री हो, उसमें आपको इतना ही काम आएगा। इतना आता है, शानदार चलेगा आपका कार्यक्रम। ठीक है, पहले इतना कर लो। अगर देखा जाए तो और भी याद होनी चाहिए, बट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपके एकदम टू द पॉइंट वाली बातें भाई। ये कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एक बार लिख दो यार चैट में सब, चैट में सब लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिख दे भाई। फटाफट लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है, शानदार, 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 शानदार। चलो आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर है ना, वही सेम आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यूज कर सकते हो इन केस ऑफ आयनिक स्पीशीज, इन केस ऑफ आयनिक स्पीशीज, है ना, वही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। अगर मैं दूसरा एलिमेंट्स की बात करूं तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है सर। नेचर ऑफ ऑक्साइड में आगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में सिंपल है, आपने अब तक बचपन से कौन से एसिड का नाम सुना है सर? आपने सुना है HCl, आपने सुना है H2SO4, आपने सुना है HNO3, ये तो सबने सुना होगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मुझे बताओ इसमें SO4 और NO3 ये दोनों कैसे ऑक्साइड्स है? मेटालिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये सबको समझ में आ गया? मैंने बोला था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑब्जर्वर, जो बढ़िया ऑब्जर्वर होगा ना, जिसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा, जो बढ़िया ऑब्जर्वेंट होगा, वो उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब ही नहीं हो सकती भाई, उसकी खराब ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो ऑब्जर्व करते करते अपनी खुद का ऑब्जर्वेशन से पढ़ेगा, चेक करेगा और बना लेगा, उसको जल्दी याद होगी, उसको रिटेन जल्दी होगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होंगे जरा बता दे, मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होंगे जरा बता दे चैट में। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इन दोनों के अलावा और भी ऑक्साइड्स होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों ही बिहेव करते हैं, और एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, जो दोनों ही बिहेव नहीं करता, जो दोनों ही बिहेव नहीं करता। अब जेईई मेंस की बात हो रही है तो मैं देखो जेईई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले वो बता देता हूं। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में आया है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कुछ तुझे पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं भाई? BeO होता है, Al2O3 होता है, As2O3 होता है, Sb2O3 होता है, PbO2 होता है, और SnO होता है, और Cr2O3 होता है, और V2O5 होता है, और ZnO होता है सर। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये सारे मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? आजा देख ले, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो जो ना तो एसिड के साथ बिहेव करते हैं ना तो बेस के साथ बिहेव करते हैं। वो है मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और NO सर। ये तीनों याद रख, एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार जेईई मेंस में। इतना होता है तो बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा भी और है, PbO भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, PbO भी आएगा इसके साथ, बिल्कुल आएगा, है ना। इसके अलावा बट इतना ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, तो इतना अगर आता है तो मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख ले, कॉपी में 2 बार लिख ले, आराम से सांस ले ले गहरी गहरी, और अब मजा आने लगा ना, अब क्लास में मजा। अब तो इंजन गर्म हुई है भाई, अब तो इंजन गर्म हुई है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है सर। क्या बात है यार, चलो बहुत बढ़िया। तो अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस बिकॉज लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा नॉन मेटल उतना ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस।
टॉप से बॉटम जाने पे बेसिक नेचर इंक्रीजेस, टॉप से बॉटम जाने पे बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। बहुत शानदार। तो इसलिए अपने को इस तरफ एस ब्लॉक तरफ बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगे, बीच में कहीं एम्फोटेरिक मिलेंगे और इधर एसिडिक ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सेम मेटल है, सेम मेटल के डिफरेंट ऑक्साइड्स है, अगर मैं तुझे पूछ लेता कि N2O3, N2O4 और N2O5 में एसिडिटी बता दे तो किसका है, तो तू बोलेगा सर कि फॉर सेम मेटल माई एसिडिक कैरेक्टर is directly proportional to oxidation state of central metal, ठीक है, सेंट्रल मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं N2O5 की बात करूं तो N2O5 का ज्यादा हो जाएगा N2O4 देन N2O3। अरे तू SO2 और SO3 का जरा बता दे, तो SO3 का ज्यादा होगा SO2 से, है ना? बोल भाई, SO3 का ज्यादा होगा या नहीं होगा? ज्यादा होगा। Cl2O7 का ClO3 से बता दे। अरे Cl2O7 ज्यादा होगा। तो तू जरा बता दे मेरे को, क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वही सारी बातें जो हमने अभी बात की है ना, SO3 का ज्यादा SO2 से, N2O5 का ज्यादा N2O3 से। सर चल ये बता दे फटाक से बता दे, जल्दी बता दे। अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बात है? तो Cl2O7 एसिडिक है भाई, A का 4 बिल्कुल सही। Na2 है बेसिक है भाई, Al2O3 एम्फोटेरिक है भाई, N2O न्यूट्रल है भाई, देख ले। तो C का 1, A का 4 और B का 2। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आ गया ना, बी ऑप्शन आ गया ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी। चलो, अमॉन्ग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड पूछ रहा है, SO3, SiO2, CaO, Al2O3। अरे सारे ऑक्साइड तुझे पता है, तू आंसर बता, आंसर बता जल्दी। क्या बात है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। ये बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान रखना। मैं थोड़ा समय भी दूंगा आपको, 2-1 मिनट। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बी हो गया, बी हो गया सर, बिल्कुल जिसका बी आया है सही जवाब। तो क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सर लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, 100% सत्य वचन है ये। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी सत्य वचन है सर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब कहां है? पी ब्लॉक में राइट में दिख रहे हैं, तो नॉन मेटल होते हैं, ये तो तुझे पता है ना। उसके बाद बोल रहा है इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली तो होता ही नहीं है कुछ। ग्रेजुअली होता है क्या कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड? और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो बी इज द राइट आंसर। बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर है बात? क्लियर है? अरे बोलो, ये बताओ भाई। अरे ये तो बताओ भाई क्वेश्चन। बताओ 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 बताओ।
बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन और बोरॉन में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये दोनों में देखना है, बी और सी में, बी और सी में। यहां बोल रहा है कि बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम एंड बोरॉन में आप चेक करो, बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरॉन का कम होता है, क्योंकि s2 कॉन्फ़िगरेशन है, p1 कॉन्फ़िगरेशन है, याद है ना, ये याद है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन हट गया, क्योंकि फिफ्थ शुड बी लास्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी, है ना। थोड़ा सा अपन ऑप्शन से कैसे खेलना है मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में ऑप्शन वाला ट्रिक बहुत काम करता है भाई, एलिमिनेशन का ट्रिक बहुत काम करता है ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो एलिमिनेशन बहुत जोरों शोरों से काम करता है, तो आप जरा ऑप्शन से भी थोड़ा खेलना सीखें, कैसे सीखते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, ये बताओ, ये बताओ, बहुत बढ़िया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन लिथियम, देन सोडियम, दिस इज करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन लिथियम, देन सोडियम। बिल्कुल सही, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये बताओ, ये बताओ, क्या बात है, क्या बात है यार। देखो, इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो तुमको करा रहा हूं यहां पे, और फिजिकल में न्यूमेरिकल टाइप। सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है आज के डेट में जेई मेंस के एस्पिरेंट्स का, वो है सर न्यूमेरिकल टाइप। और न्यूमेरिकल टाइप कठिन आती है कि नहीं भाई, वही वही घर पे क्वेश्चन बनाओगे सब बन जाता है। वहां पे क्या, प्रेशर में बहुत सारी चीजें हैंडल नहीं होती है, और मैं क्योंकि घर पे स्टेप बाय स्टेप नहीं करता, मैं घर पे बिल्कुल इधर एक स्टेप लिखूंगा, उधर कन्याकुमारी में दूसरा स्टेप लिखूंगा। इसके कारण क्या है, हैफजार्ड हो जाता है बहुत ज्यादा जब मैं एग्जाम में जाता हूं तो उसको जितना सिस्टमेटिकली मैं लिखूं, जितना बढ़िया से क्लीन लिखूं मैं। आप जैसे बोर्ड्स का एग्जाम देने जाते हो ना भाई, अब ये बोलना, देखो ये डिसिप्लिन कई पार्ट है, कि जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो वो तो मुझे पता है कि वहां पे तो बहुत जल्दी 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 होता है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में, क्योंकि मैथ्स में तो आप जो सॉल्व करते हो वो तो सॉल्यूशन अलग ही होता है ना। वैसे उसमें भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखो तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, बट केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरत है और फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत है। ये दोनों में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एक स्टेप मिस हुआ फिर आप वापस उसको खोजने में 5 मिनट निकाल दोगे भाई, बहुत बहुत समय बर्बाद होता है एवरेज बच्चे का। मैं तुमको बता रहा हूं, अगर मैं टोटल संख्या में से ये नंबर निकालूं ना, तो न्यूमेरिकल टाइप के में बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं। और उसका सिंपल आदत है कि आप यहां पे घड़ी लगा के, अपन जब न्यूमेरिकल टाइप करेंगे तब मैं टाइमर लगा के आपको टाइमर दूंगा, उस दौरान आप उसको सॉल्व करिएगा। ये बात समझ में आती है क्या? अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर आने वाला ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन करेंगे इसको, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, ठीक है। तो द मेटालिक रेडियस ऑफ Na इज 1.86 एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na इज लेसर देन दैट, है ना। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। मेटालिक रेडियस ज्यादा होता है मेरे आयनिक रेडियस से। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। गलत, अरे एन आयन तो बड़ा होता है, एन आयन तो बड़ा होता है, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर, सही जवाब।